डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी कंपोजिट का गेस पेपर नंबर 1, ऐसे 5 पेपर है जो एक्सपर्ट लोगों ने निकाले हुए हैं। जो हिंदी के एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने ऐसे 5 पेपर निकाले हुए हैं, ठीक है। और पांचों प्रैक्टिस पेपर बहुत आईएमपी है। बहुत ज़्यादा इम्कान है कि इसमें से बहुत सारा मवाद आपको मेन एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस पेपर पिछले साल का है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत क्वालिटेटिव पेपर है। तो सराव नंबर 1 है और हिंदी कंपोजिट का है, 10th क्लास का है। तो शुरू करते हैं हम। इसमें पहला पैराग्राफ जो है वो खोया हुआ आदमी, इस सबक से लिया हुआ है ना, खोया हुआ आदमी। और पहला सवाल इसमें क्या है? खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले। प्रभावित होना यानी मुतासिर होना, प्रभावित यानी मुतासिर होना, कि जो खोया हुआ आदमी था वो किन किन, उन खोए हुए आदमी से कौन कौन लोग मुतासिर हुए थे। यहाँ पर 4 बॉक्स पूछे हुए हैं, तो हम इसमें 4 ढूंढेंगे, ठीक है। आप भी ढूंढो, ठीक है, कि कौन कौन मुतासिर हुए थे। इसमें सबसे पहले जो मुतासिर हुआ था वहां की गाय भैंसें मुतासिर हुई थी, एक मिल गया हमें। गांव के बच्चे मुतासिर हुए थे, है ना। गांव के बड़े बुजुर्ग मुतासिर हुए थे, उनको अपनी जवानी याद आने लगी थी। उसके बाद तितलियां भी मुतासिर हुई थी वहां की, जुगनू भी मुतासिर हुए थे, और वहां के कुत्ते भी मुतासिर हुए थे। हालांकि हमको सिर्फ 4 ही लिखना है, तो हम कौन सा सही लिखिए? इसमें सबसे ज्यादा मोतेबर कौन सा है? 1 गाय बच्चे, 2 गांव के बच्चे, ये वाला मैं आपको फिर से निशान लगा देता हूं, ठीक है। नंबर 1 गाय भैंसे, ठीक है। नंबर 2 गांव के बच्चे मुतासिर हो गए थे। नंबर 3 बड़े और बुजुर्ग मुतासिर हो गए थे और कुत्ते मुतासिर हो गए थे। 4 बॉक्स में हम 4 लिख लेंगे, ओके। चलो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खोए हुए आदमी की आवाज की विशेषता। विशेषता यानी सिफत, खूबी, उसका आवाज कैसा था। ये लफ्ज बहुत बार आएगा आपको। विशेषता यानी खूबियां, सिफतें, है ना, तो याद रखो। तो उसकी आवाज कैसी थी, इसका भी जवाब हमें कहाँ मिलेगा? पैराग्राफ में ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको कहाँ मिलेगा, जब तक आप ढूंढो। आपको भी बताना चाहिए, साथ में पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसकी आवाज मधुर थी, इतना मुझे मालूम था। ये देखिए यहाँ पर है, मधुर थी, मिल गया। उसका जवाब, उसका आवाज कैसे था? मधुर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मधुर, यहाँ पर लिख लेंगे आप मधुर। खोए आदमी को गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले। खोए आदमी को गार्ड ऑफ ऑनर कौन दे रहा था? उसके साथ कौन चल रहे थे गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए, ठीक है ना। इसका भी जवाब आपको कहाँ मिलेगा? पैराग्राफ में मिलेगा। बताओ कहाँ है, कौन सी लाइन में? आप कमेंट्स करो जल्दी से। यहाँ पर लास्ट लाइन में, जिस बच्चे की स्पीड पढ़ने की ज्यादा, उस बच्चे को जल्दी जवाब मिलेगा। तो गार्ड ऑफ देने रहे थे कौन? कौन दे रहे थे? गांव के कुत्ते। गांव के कुत्ते ये गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे थे किसको? खोए हुए आदमी को। तो यहां पर उस सवाल में हम क्या लिखेंगे? यहां पर खोए हुए आदमी को गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले गांव के कुत्ते, ओके, समझ गए। यहां तक हमारा खत्म हो गया। उसके बाद मानव सेवा ही ईश्वर सेवा पर अपने विचार लिखिए। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा पर अपने विचार लिखिए। कितने नंबर के लिए पूछा हुआ है? 2 नंबर के लिए। यानी ये सहमत है, दिल से लिखना होता है। और हिंदी है, बहुत इजीली आप लिख पाएंगे। मैं 1-2 एग्जांपल दे देता हूं। हमेशा क्या करना है आपको? डायरेक्ट उन्वान पर नहीं आना है, ठीक है। तो क्या लिखना है? पहले हम शुरू करेंगे कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इस पर मेरे सहमत निम्नलिखित है, यानी नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। ईश्वर कहता है, अब मैं यहां से जवाब शुरू कर रहा हूं। ईश्वर कहता है कि धरती पर तुम मेरी दी हुई चीजों का आदर करो, उनकी सेवा करो, तो मैं तुम्हें प्राप्त कर लूंगा। मानव सेवा से ही हमें ईश्वर प्राप्त होते हैं। 2 रीजन हो गए। तीसरा रीजन हम लिखेंगे कि जब हम मानव सेवा करते हैं तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं, यानी खुश होते हैं।
इसीलिए मैं कहता हूं कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये आपके विचार 2 नंबर के लिए काफी हो गए। इसके अलावा भी आप बहुत सारे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा पैराग्राफ है यहां पर दिया हुआ। निम्नलिखित, ये पैराग्राफ कहां से पूछा हुआ है? बहरूपीय वाला चैप्टर है। कमेंट्स करके बताओ मुझे कि ये जो चैप्टर है किस सबक से लिया हुआ है। दूसरा जो पैराग्राफ है भाई वो किस चैप्टर से लिया हुआ है। पैराग्राफ देखकर अगर आपको समझ गया है कि यार ये कौन से सबक का है, तो इसका मतलब यार आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो माशाल्लाह। ठीक है, मतलब आपने पैराग्राफ देखकर पहचान लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुझे कमेंट्स करके बताओ। चलो इसके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, फिर मुझे आप बता दो कमेंट्स करके। साधु के रूप में बहरूपिया ऐसा था। यहां पर हमें क्या करना है? 4 बातें बताना है कि वो बहरूपिया साधु के रूप में कैसा था, यानी शायद हुलिया ही बताना है। साधु के रूप में बहरूपिया ऐसा था, कैसा था? 4 बॉक्स में हम 4 लिखेंगे। कहाँ है? ढूंढ के बताओ आप, मैं भी ढूंढता हूं। जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड उसको उतनी जल्दी मिलेगा। ठीक है ना? तो साधु का रूप, सॉरी, हाँ, तो साधु कैसा था? साधु के रूप में बहरूपिया कैसा था? सिर पर जटाएं थी, नंगे शरीर पर भस्म था, माथे पर त्रिपुंड था और कमर में लंगोट थी। ये 4 बातें 4 बॉक्स में हम लिख लेंगे, उसका जवाब बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। क्या करना है? हमें लिंग पहचानना है। लिंग यानी मुजक्कर और मुअन्नस। लिंग के 2 प्रकार हैं। कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हालांकि तीसरा भी रहता है नपुंसक लिंग, लेकिन वो आपको नहीं आता है। आपको इतना याद रखना है कि लिंग के 2 प्रकार है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहां पर आपको पहचानना है साधु ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। बहुत सारे बच्चों ने पहचान भी लिए होंगे कि साधु जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो उनको लिखना ही नहीं आता है कि पुल्लिंग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो लिखना भी सीख लो जरा, पुल्लिंग कैसे लिखते हैं वो भी देख लो। सफलता स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, याद रखो। अब हमने कैसे पहचाना कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो इसको इस्तेमाल करना जुमले में। साधु खाता है, तो इसमें खाता आया है यानी लड़के की सिफत आई है, इसलिए साधु लफ्ज क्या है? ये एक तरह का पुल्लिंग है। सफलता पाई जाती है, जाती है, खाती है, किसको बोलते हैं हम? लड़की को बोलते हैं, यानी मुअन्नस हुई, इसलिए हमें स्त्रीलिंग है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह यानी भाई एक शब्द ये है, 2 है, 3 है, 4 है। ये शब्द समूह यानी कोई एक वाक्य ही होगा, है ना? ये कोई एक वाक्य ही होगा, तो ये एक वाक्य है, इसको बोला जाता है शब्द समूह। और उसके लिए क्या बोल रहे हो कि इसके लिए एक लफ्ज लिखो बस, है ना? तो ये क्या है? संसार का त्याग करने वाला। कौन है संसार का त्याग करने वाला? संसार त्यागी। ये हो गया संसार का त्याग करने वाला, ये उसका जवाब। ठीक है, 2 पैराग्राफ हमने सॉल्व कर लिए, यानी 2 सबक के जो चैप्टर पैराग्राफ आते हैं वो हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा वाला, ये दूसरा हिस्सा शुरू हुआ है पद्य विभाग। पद्य विभाग यानी नज्मों का हिस्सा शुरू हुआ है। उसमें सौंधी सुगंध से लिया हुआ ये एक पैराग्राफ है, 2 स्टांजा है। ठीक है, तो इसका हम जवाब सवाल पढ़ेंगे। पहला सवाल है, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। क्या करना है इसका? सवाल तो क्लियर। इसकी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर सवाल होना चाहिए था यहां पर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सौंधी सुगंध माटी से बोली। क्या बोली? बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। बस सीधा जवाब है। मयूरा कह रहा था। मयूरा क्या कह रहा था? कि उसका जो सपना है वो पूरा हो गया है। मयूरा यानी मोर, और वो क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि सदियों का जो सपना है वो पूरा हो गया है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है ये वाला? ये क्वेश्चन फिक्स होता है, 2 नंबर के लिए हर कविता में आता है। प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखो। प्रथम 4 कौन सी होगी? यहां से यहां तक। इनका क्या करना है? हमें सरल अर्थ लिखना है, यानी शॉर्ट में
मतलब लिखना है या खुलासा करना है, तर्जुमा करना है, जो भी आप समझो, यानी सादा खुलासा करना है। ठीक है, अब यहां पर हम इसको पढ़ लेंगे। पहले 4 लाइन कौन सी है, यहां से लेकर यहां से यहां तक, ये 4 लाइन। ओके, तो हम करेंगे। शुरुआत कैसी करेंगे? दी हुई पंक्तियां सौंधी सौंधी सी सुगंध इस कविता से ली गई है, जिसमें कवि कह रहे हैं कि सुगंध माटी से बोल रही है कि देखो हर तरफ वर्षा बरस गई है, यानी बारिश हो गई है, और हर तरफ हरियाली छाई हुई है। धरती ने आंखें खोली है, मतलब हरियाली छाई हुई है। और ये देखकर मयूरा बहुत खुश हो रहा है और कह रहा है कि ये तो मेरा सदियों का सपना था जो आज पूरा हो गया है। ठीक है, शॉर्ट में आपको मतलब मैं समझा दिया। अगली कविता, नीलांबर परिधान। चलो मुझे बताओ ये कविता ये पैराग्राफ, ये स्टांजा किस कविता से लिया हुआ है? ठीक है, चलो कमेंट्स करके मुझे बताओ ये स्टांजा किस कविता से लिया हुआ है। मातृभूमि के मुकुट, पहला सवाल क्या है? जो मातृभूमि है उसका मुकुट क्या है? मुकुट तो एक ही था इसमें, नहीं सॉरी 2 है। चलो यहां पर ये सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूरज और चांद मातृभूमि के क्या है? मुकुट है। यहां पर लिखेंगे हम सूर्य और यहां लिखेंगे चंद्र, ये दोनों क्या है? धरती माता के ताज है। ये पहले दूसरी लाइन में इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। अंतिम 4, वहां पर प्रथम था, यहां पर अंतिम है। अंतिम यानी आखिर। अब आखिर में से 1 2 3 4, ये 4 लाइन का सरल अर्थ हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? दी हुई पंक्तियां कविता से ली हुई है। अब मान लो मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि कौन सी कविता से ली हुई है, ये पंक्तियां कौन सी कविता की, तो मैं क्या करूंगा? दी हुई पंक्तियां कविता से ली हुई है जिसमें कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है। वो कह रहा है कि हमारी मातृभूमि की जो नदियां है वो प्रेम प्रवाह है, और उसके जो मंडल है वो फूल और तारे हैं, उसके जो बंदी जंग है खग और उरुंद है, और उसका सिंहासन शेषफन है, और जो बादल है वो उनका अभिषेक करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं तो इस देश पर कुर्बान हो जाता हूँ, और ए मातृभूमि यानी ए धरती, तू क्या है? सच है, तू खूबियों वाली मूर्ति है। इस प्रकार कवि ने धरती माता की विशेषता को बयान किया है। ये तो ज्यादा हो गया, इससे थोड़ा भी कम हुआ तो चलेगा, आपका 25 से 30 शब्द में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कविता भी हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है भाषा अभ्यास का। ठीक है, तीसरा हिस्सा जो होता है भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास यानी ग्रामर। ठीक है, ग्रामर का हिस्सा होता है। उसमें पहला सवाल ये है, अब जब आप जवाब लिखेंगे ना ही ये लिखने की जरूरत है सवाल, ना ही ये सवाल लिखने की जरूरत है, और ना ही ये तीनों लिखने की जरूरत है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, अब मैं बताता हूं आपको जवाब कैसे लिखेंगे। सवाल नंबर 3 का 1 का 1 मिनट 3 का 1 का पहले का उत्तर, ये उत्तर भी लिखने की जरूरत। क्या करेंगे फिर से बताता हूं। सवाल नंबर 3 का पहले का पहला, यहां पर उसका जवाब लिखेंगे। सवाल लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। खैर, मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांट कर लिखिए, यानी जो ग्रामर के हिसाब से लफ्ज है वो आपको क्या करना है? छांट कर लिखना है। ये 4 लफ्ज है, 4 में से एक सही है, वो सही उठा के हमें पेपर में लिखना है। तो निर्मल, 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 निर्मक, ये तो निर्मक है, ये तो चलो गलत ही है। निर्मल ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये जो सॉरी, ये निर्मल जो है ये वाला दूसरे वाला सही है। मैं निशान लगा देता हूं आपको, ये वाला निर्मल। ओके, दूसरा है विश्वास, विश्वास, विश्वास और विश्वास। विश्वास में पूरा स नहीं आता, ये विश्वास है, ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद ये विश्वास है लेकिन इसमें पहली वेरिएंट है तो ये भी नहीं रहेगा, सही वाला रहेगा पहला। ठीक है, ये पहले वाला सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है हमें? इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना है। लेकिन और शाबाश बहुत इजी है, और कोई एक करना है ना। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस पेपर है, आपने पेपर में अगर वक्त है तो आपको क्या करना है? दोनों इस्तेमाल करना है। मैंने खाना खाया लेकिन पेट नहीं भरा, लेकिन जहां पर इस्तेमाल होगा उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, टीचर को पता चलना चाहिए कि देखो मैंने यहां पर इस्तेमाल किया। लेकिन क्या लिखेंगे? मेरा पेट नहीं भरा, मैंने खाना खाया लेकिन मेरा पेट नहीं भरा। अब शाबाश, शाबाश जब आप करेंगे ना तो उसके आगे हम क्या करेंगे? एक्सक्लेमेटरी निशान लगाएंगे, विस्मय आदि बोधक चिन्ह बोलते हैं इसको। क्या लिखेंगे हम? शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम।
ये संधि से क्वेश्चन है, संधि से रिलेटेड मेरे ब्लॉग पर आपको, यानी स्कूल टू यू, स्कूल टू यू इस तरह से अगर टाइप करेंगे ना ब्लॉग, तो मेरा ब्लॉग ओपन हो जाएगा, वहां पर इसके पूरे उसूल बताए हुए संधि विच्छेद के। ठीक है, यहाँ पर संधि दिया हुआ है, यहाँ पर हमको विच्छेद करना है, विच्छेद करना है यानी टुकड़े करना, और यहाँ पर उसका भेद लिखना है। 3 भेद है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 पर कौन सा है? स्वर संधि भेद, व्यंजन, और तीसरा है विसर्ग। अब यहाँ पर परमानंद है, तो परमानंद का अगर संधि विच्छेद करेंगे हम तो क्या होगा? परम, पर, परम और आनंद, ये विच्छेद हो गया इसका, यहाँ का विच्छेद हुआ, परम आनंद, बीच में प्लस का निशान है। और ये इसका भेद कौन सा रहेगा? ये स्वर संधि है। क्यों है इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, वहां से देख लो आप। ये स्वर संधि है। ठीक है, अथवा, अथवा यानी या, यानी दोनों में से आपको एक करना है। यहां पर विच्छेद ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसका अगर हम संधि शब्द बनाएंगे तो वो बनेगा सन्मार्ग। सन्मार्ग। भाई त का न कैसे हो गया? ये रूल है, जब भी त होता है संधि में तो इसका टुकड़े होते हैं, तो ये ना होता है। कैसे होता है आप देख लो, सन्मार्ग, रूल्स बताए गए हैं ब्लॉग पर। और ये कौन सा है? सन्मार्ग जो है ये व्यंजन संधि है। व्यंजन लिखते आना चाहिए, पहचान भी आ गए तो कम से कम लिखते आना चाहिए, संधि विच्छेद, व्यंजन संधि। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कौन पढ़ेगा? ठीक है, हाँ। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखो। इसमें क्या बोल रहा है कि अधोरेखांकित, अंडरलाइन किए हुए वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा, ये दोनों में से मुनासिब मुहावरा, इसके लिए आपको ढूंढना है और जुमला फिर से लिखना है। क्या करना है फिर से समझो। जो अंडरलाइन लफ्ज है, अब अंडरलाइन लफ्ज कौन सा है? ये है। उसके लिए आपको क्या करना है? ये दोनों में से मुनासिब मुहावरा डाल के यहां पर उसको फिर से लिखना है। अभी वाक्य क्या है? असमय बारिश से कारण किसानों की खेती नष्ट हो गई, यानी बर्बाद हो गई। अब बर्बाद हो जाना यानी चौपट हो जाना। अब हम ये नष्ट हो जाना निकाल लेंगे और उसके बदले में क्या डालेंगे? चौपट होना। तो ये जुमला कैसे बनेगा फिर? देखो, असमय बारिश के कारण किसानों की खेती चौपट हो गई, चौपट हो गई, ये निकल जाएगा। ओके, डन। अथवा या, अथवा यानी या तो ये करो या तो ये करो, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों सॉल्व करेंगे। ओके, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक ही सवाल में 2 सवाल है, अर्थ भी लिखना है भाई हमको और उसका इस्तेमाल भी जुमले में करना है। क्या है? रंग जमाना। रंग जमाने का मतलब होता है किसी पर प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, है ना। रंग जमाना यानी प्रभाव डालना, किसी पर असर डालना। ये डाल दिया हमने, इसका एक आधा तो हमको नंबर मिल गया, हमने प्रभाव डालना लिख दिए भाई, प्रभाव डालना। ठीक है, अब इसको जुमले में हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको? मेहनत के जरिए गणेश ने सब पर रंग जमा दिया। गणेश ने क्या किया? मेहनत किया, और गणेश ने मेहनत से सब पर रंग जमा दिया। इसके अलावा बहुत सारे जुमले हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से बनाकर मुझे कमेंट्स करो। मैं सही और गलत का आपको 1 घंटे में आपको रिप्लाई देता हूं, सही गलत जो भी है। ओके, नेक्स्ट, काल भेद तथा काल परिवर्तन। हमें अगले सवालों में काल पहचानना भी रहेगा और परिवर्तन करना रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही सवाल में पहचानो भी और परिवर्तन भी करो, ऐसा नहीं है। पहचानने का क्वेश्चन अलग आएगा, परिवर्तन का क्वेश्चन अलग आएगा, आगे समझेगा आपको। ओके, चलो आगे। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद पहचानिए। अभी हमें यहाँ क्या करना है? पहचानना है। काल भेद हमें क्या करना है? यहाँ पर पहचानना है। तो सवाल है, खोए हुए आदमी की आवाज बहुत मधुर थी। बताओ कौन सा वाक्य है ये, इसका काल कौन सा है? खोए हुए आदमी की आवाज बहुत मधुर थी, काल भेद पहचानिए। यह है सामान्य भूतकाल। थी की वजह से हमें क्या लग रहा है? ये भूतकाल है। थी हमेशा क्या होता है? भूतकाल में आता है। मधुर थी, ठीक है, याद रखो।
निम्नलिखित वाक्य में किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अभी हम यहाँ क्या करना है, पहले ऊपर हमने पहचाना था, लेकिन अभी हमें यहाँ क्या करना है, परिवर्तन करना है, काल परिवर्तन करना है। यहाँ पर गांव के फूल अब ज्यादा सुंदर लगते हैं, इसे अपूर्ण वर्तमान काल में बताना है। गांव के फूल अब ज्यादा सुंदर लग रहे थे, ये हट जाएगा और इसके आगे आ जाएगा लग रहे थे, रहा रही आता है तो इसका यहां से हो जाएगा सुंदर लग रहे थे। ओके, नेक्स्ट। सेठ ने किसी ने साधु का जिक्र किया था, सेठ से किसी ने साधु का जिक्र किया था, इसको पूर्ण वर्तमान काल बनाना है। तो सेठ से किसी साधु ने साधु का जिक्र किया है, था निकल जाएगा और सिर्फ है आ जाएगा। वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन हमें पहचानना भी है और परिवर्तन भी करना है। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। क्लियर कट बोलता है, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं भाई। रचना के आधार पर बताना है आपको कि अर्थ के आधार पर बताना है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद है, पता है ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब यहां पर वाक्य है मुझे अपना शिष्य बना ले, ये वाक्य है सरल वाक्य। क्या है, सरल वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन करो। हमें यहाँ पर क्या करना है, परिवर्तन करना है। कौन सा परिवर्तन करना है, इसको सवालिया जुमला बनाना है, प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूं, ये जुमला है, इसको सवालिया जुमला बनाओ आप जल्दी से। चलो सवालिया जुमला बना दो जल्दी से उसको। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूं, प्रश्नार्थक वाक्य कैसे बनेगा, मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप कैसे धारण किया हुआ हूं, कैसे धारण किया हुआ हूं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने उसके अंदर क्या किया, सिर्फ कैसे डाला, उसकी वजह से क्या बन गया, प्रश्नार्थक, और सीधा 1 नंबर मिल गया। इसलिए याद कर रखो, बहुत इजी आता है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण कैसे किया हूं या किया हुआ हूं, दोनों भी सही है। इसके अलावा भी बहुत सारे बनते हैं उसके, सिर्फ क्वेश्चन बनना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट, चौथा हिस्सा जो होता है वो रचना विभाग होता है भाई, यानी उपयोजित लेखन होता है। इसमें सबसे पहले पत्र लेखन आता है। ठीक है, मैं पत्र लेखन आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, लेकिन समझा दे रहा हूं सवाल। 2 चीजें याद रखो। अब मैं सवाल पढ़ता हूं, मुझे बताओ ये औपचारिक है क्या अनौपचारिक है। अरमान शेख आलिया शेख ताजनगर नांदुरा से नगर विकास अधिकारी नगर परिषद नांदुरा को मोहल्ले में सफाई की समस्या हेतु पत्र लिखता है, लिखती है। लड़के के लिए लिखता है और लड़की के लिए लिखती है। लड़का रहे तो अरमान और लड़की रही तो आलिया। इसमें एक चीज याद रखो आप, जो से पहले एड्रेस आता है वो एड्रेस किसका होता है। अब से पहले एड्रेस कौन सा है, ये वाला एड्रेस है, तो ये किसका एड्रेस होगा, प्रेषक का एड्रेस होगा भाई। प्रेषक का एड्रेस होगा। और को से पहले जो एड्रेस होता है ये वाला, ये किसका एड्रेस होगा, प्रति का एड्रेस होगा, जो हम सबसे ऊपर लिखते हैं प्रति का एड्रेस। अब यहां से नगर विकास से लेकर ये सब क्या है, प्रति का एड्रेस है, और ये प्रेषक का एड्रेस है। समझ गए आप। चलो अब क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। मुझे बताओ ये औपचारिक है क्या अनौपचारिक है। ठीक है, सबसे पहली बात मुझे बता दी कि औपचारिक है या अनौपचारिक है ये पत्र। हाँ गुड, ये औपचारिक पत्र है क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है, समस्या मोहल्ले की है। जो पत्र हमारे रिश्तेदारों और दोस्त को नहीं लिखा जाता है वो औपचारिक पत्र होता है। तो क्या बोल रहे हैं वो कि मोहल्ले में सफाई की समस्या है, उसको दूर करने के लिए आपको खत किसको लिखना है, आपके इलाके नांदुरा को ही नगर विकास अधिकारी को पत्र लिखना है, नगर परिषद को। तो उसका एड्रेस यही है, नगर विकास अधिकारी नगर परिषद। विषय क्या रहेगा, मोहल्ले में सफाई की समस्या हेतु। जैसा कि उसे डाल दो, लिख दो कि हमारे इलाके में बहुत ज्यादा गंदगी है, आपके जो एम्प्लॉय आते हैं हर 2 दिन के बाद आते हैं, तो 2 दिन तक गंदगी हमारे इलाके में पड़ी रहती है ना। तो इस बात का जिक्र करो, खत्म करो। बहुत इजी लेटर है, वरना मैं आपको बता देता। ये दूसरा, साजिद शेख और मदीहा शेख बागवान मोहल्ला पनवेल से अपनी सहेली मित्र शेख आयशा से मोमिनपुरा नागपुर को चित्रकला स्पर्धा में प्रथम स्थान पाने पर
बधाई देने के लिए पत्र लिखते हैं। अब ये पत्र कौन सा है, चलो बताओ, औपचारिक है क्या अनौपचारिक है? यस करेक्ट, ये अनौपचारिक है, क्योंकि इसने क्या किया, ये अपने मित्र या मैत्रीन को पत्र लिखा गया है। जो पत्र मित्र मैत्रीन और रिश्तेदारों को लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, वैसे तो अनौपचारिक पत्र में प्रति का एड्रेस लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर आप प्रति का एड्रेस लिखेंगे तो मुझे बताओ प्रति का एड्रेस में क्या होगा। मैंने अभी आपसे कहा ना कि से पहले आने वाला एड्रेस क्या होगा, ये प्रेषक का एड्रेस होगा। प्रेषक कहाँ लिखते हैं हम, लास्ट में एड्रेस लिखते हैं ये। और को से पहले आने वाला, को से पहले आने वाला, अब को से पहले आने वाला कहाँ से शुरू है, देखो यहां से मित्र आरिफ शेख, आयशा शेख, मोमिनपुरा, नागपुर। तो ये जो 2 नंबर का एड्रेस है किसका है, ये हो गया प्रति का एड्रेस, है ना, प्रति से लिखते हैं, पहली विलायंटी आएगी। और जो से वाला एड्रेस है वो किसका है, प्रेषक का एड्रेस, जो लास्ट में आता है पेपर के। ठीक है, तो ये हो गया अनौपचारिक पत्र। चलो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कैसे लिखेंगे इसको। अच्छा, क्यों लिख रहा है ये बंदा क्यों लिख रहा है, इसलिए लिख रहा है कि उसकी जो सहेली है, वो दोस्त है, वो अपनी चित्रकला कंपटीशन में पहले नंबर से पास हुआ है ना, उसको फर्स्ट रैंक मिला, इसके लिए उसको क्या करना है, मुबारकबाद देना है भाई। तो हम लिखेंगे शुरुआत में प्रिय मित्र, और मित्र का नाम है आरिफ शेख और लड़की है तो आयशा शेख, है ना, कि मुझे पता चला है, ये बहुत खुशी की बात है कि आप चित्रकला परीक्षा में अपने विद्यालय में प्रथम आई हो। मैं आपसे यही उम्मीद रखती थी, आप हमेशा से ही होशियार हो, चित्रकला में आप आगे रहोगी, इसलिए आप प्रथम आने पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और भविष्य में आप इसी तरह से प्रथम आकर अपने देश, अपने गांव और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, यही मेरी आकांक्षा है, अपेक्षा है। ठीक है, ये उसका जवाब हो गया। एड्रेस वगैरह मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 60 से 70 शब्द रोचक कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। हमको क्या लिखना है भाई, 60 से 70 लफ्ज यानी कम से कम 10 लाइन, और रोचक कहानी लिखना है, जज्बाती कहानी, ध्यान खींचने वाली। और याद रखना है कि उसको उन्वान भी देना है, इस पर आधा नंबर है आपका उन्वान देने पर। पॉइंट क्या है, ईमानदार किसान है, नाले में थैली मिलती है, थैली में अंगूठी और पत्र मिलता है। कल्पना, वो सोचता है, पत्र में पता रहता है, जाकर सामान देता है और सीख। ठीक है, अब इस कहानी कैसी बनती है सुनो। पहले कहानी लिखना, बाद में हम उसको उन्वान दे देंगे। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। बहुत पहले की बात है, एक किसान था जो बहुत ईमानदार था। वो अपने गांव में खेती करता था, किसी से उसकी कोई शिकायत नहीं होती थी। एक दिन वो अपने खेत से अपनी घर की ओर जा रहा था। बीच में एक नाला था, उस नाले के बीच में उसे एक थैली मिलती है। वो थैली देखकर सोचता है कि शायद किसी की गिर गई होगी। जब वो थैली के पास जाता है और उसे उठाता है तो देखता है कि उस थैली में एक बहुत कीमती अंगूठी है और उस अंगूठी के साथ एक पत्र यानी पर्ची भी है। वो ये सोचता है कि इस अंगूठी को मैं रख लूँ तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। वो सोचता है लेकिन ये मेरी ईमानदारी के खिलाफ है, ये मेरी बेईमानी हो जाएगी। वो पत्र का पता पढ़ता है और पता पढ़ने के बाद उस घर पर जाता है और जाकर सामान लौटा देता है। जब वो सामान लौटा देता है तो घर के सभी मनुष्य उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इस जमाने में ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। ये देखकर उन्होंने उसको अपने घर में खाना खिलाया और धन्यवाद कहा। है ना, बेईमानी अच्छी बात नहीं है, ये सीख है। और उसको उन्वान दे देंगे हम, ईमानदार किसान। और जब आप जितना लिख रहे हैं ना उसके फॉन्ट से बड़ा लिखना, ईमानदार, बड़ा लिखना है आपको, ईमानदार किसान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अथवा यानी क्या, कहानी लिखो या फिर ये विज्ञापन लेखन लिखो। हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए सब लिखेंगे, वरना मेन एग्जाम में आप दोनों में से एक करेंगे। सबसे इजी होता है ये विज्ञापन लेखन, बहुत इजी होता है। ठीक है, ये विज्ञापन लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट, धूप से रक्षा करने वाला, बरसात से सुरक्षा, मजबूत और रंग बिरंगे। इस सावन छाते की हमें क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है। मैं आपको स्क्रीन पर देता हूं, एक बच्चे ने बनाया हुआ है, आप देख लो, इस तरह से बना लेना। नेक्स्ट आगे, निबंध लेखन है ना, ये आखिरी पड़ाव है हमारा इस पेपर का। चलो निबंध लेखन है, मैं आपको पूरा निबंध नहीं लिखाऊंगा लेकिन समझ लो थोड़ा सा। पहली बात तो ये दोनों में से एक है, एक ही लिखना रहेगा, अपने दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर है, 4 नंबर के लिए आप अगर लफ्ज दूर दूर लिख रहे हैं तो 10 लाइन लिख दो, 12 लाइन लिख दो, काफी हो गया। 15 लाइन लिख दो, 10 से 15 लाइन लिखो। एक फूल की आत्मकथा,
यहाँ पर ये बात को याद रखने के, जब भी आत्मकथा आती ना, या फिर अगर ऐसा भी आता मैं फूल हूं, मैं फूल हूं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फूल खुद को बन जाना है। तो कैसे लिखेंगे हम कि मैं तो अलग अलग नामों से जाना जाता हूं, मेरे अलग अलग रंग है, मेरे अलग अलग प्रकार है, लोग तो मुझे गुलाब, चमेली और न जाने काला गुलाब कहते हैं, और मैं अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता हूं। पता है आपको मैं कौन हूं, मैं हूं फूल। फिर आगे आप लिखो, ठीक है, लोग मेरा इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन मुझे तोड़ते हैं तो मुझे दर्द होता है, लेकिन अगर सही इस्तेमाल आपने किया तो मुझे प्रसन्नता भी होती है। चलो आगे इसको निबंध को कंटिन्यू करो, मेरे ब्लॉग पर आपको मिल जाएगा ये निबंध। फिर उसके बाद यदि मोबाइल ना होता तो, इस पर तो आप माशाल्लाह इतना सारा लिख सकते हो कि पूछो मत। अगर मोबाइल नहीं होता तो क्या होता, सब बच्चे फर्स्ट रैंक से पास हो जाते, है ना, टीचर को परेशानी नहीं होती, हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते, है ना, हमारे पेरेंट्स भी परेशान नहीं होते, और हम हर रोज होमवर्क करते, हम फजूल में रील्स नहीं देखते। ये सब जितने आपके दिमाग में बातें आ रही ना, सब इसमें डाल देना। बस इस बात का ख्याल रखना कि अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करना है आपको, और हेडिंग डालना नहीं भूलना। हेडिंग बोले तो टाइटल, पिक्चर जब शुरू होता है ना तो बड़ा टाइटल सामने आता है, तो हम डालेंगे यदि मोबाइल ना होता तो। ओके, ठीक है, मुझे उम्मीद है ये पेपर आपको समझ में आया होगा। अगले पेपर हम जल्दी सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूं, वहां पर जाकर आप जरूर इसकी स्टडी कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।